पुतिन के भारत दौरे से पहले तेल आयात में गिरावट का असर, भू राजनीति और ऊर्जा सुरक्षा। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के भारत दौरे से ठीक पहले रूस से भारत के तेल आयात में आई तेज गिरावट दोनों देशों के व्यापारिक संबंधों, भारत की ऊर्जा सुरक्षा और वैश्विक भू राजनीतिक समीकरणों के लिए महत्वपूर्ण निहितार्थ रखती है। यह गिरावट मुख्य रूप से अमेरिकी दबाव और प्रतिबंधों के कारण आई है। तेल आयात में गिरावट और इसका कारण। आंकड़ों में गिरावट। ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव (GTRI) के प्रमुख अजय श्रीवास्तव के अनुसार अक्टूबर 2025 में रूस से भारत का कुल आयात पिछले साल के मुकाबले 27.7% घटकर 4.8 अरब डॉलर रह गया। चूंकि इन आयातों का बड़ा हिस्सा कच्चा तेल है, ये रूसी तेल खरीद में 30% से अधिक की गिरावट दर्शाता है। दिसंबर के लिए भारत की 5 बड़ी रिफाइनरी कंपनियों ने रूसी कंपनियों से कोई ऑर्डर नहीं दिया है। अमेरिकी प्रतिबंधों का पालन। भारतीय कंपनियां रॉसनेफ्ट और लुकोइल जैसी रूसी कंपनियों पर लगे अमेरिकी प्रतिबंधों का सख्ती से पालन कर रही हैं। ये दोनों कंपनियां रूस के 57% तेल का उत्पादन करती हैं। अमेरिकी टैरिफ का डर। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारतीय निर्यात पर 50% अमेरिकी टैरिफ लगाने के बाद से भारत पर रूस से तेल आयात बंद करने का दबाव बढ़ गया था। ये टैरिफ प्रतिबंधित कंपनियों से ही नहीं, बल्कि किसी भी रूसी कच्चे तेल की खरीद पर लागू होता है, जैसा कि अजय श्रीवास्तव ने कहा। अमेरिकी ट्रेड डील की भूमिका। भारत और अमेरिका के बीच एक ट्रेड डील पर बातचीत चल रही है, जिसमें भारत ने अमेरिका से कच्चा तेल खरीदने का वादा किया है। यह कदम भी रूसी आयात में कटौती का एक कारण माना जा रहा है। भारत और रूस के संबंधों पर असर। प्रोफेसर राजन कुमार के अनुसार तेल आयात में गिरावट के बावजूद भारत और रूस के संबंधों में मूलभूत बदलाव की संभावना कम है, क्योंकि दोनों देशों के रिश्ते आपसी व्यापार पर नहीं, बल्कि रक्षा समझौतों पर टिके हैं। रक्षा सहयोग की अहमियत। भारत की हथियारों और सैन्य टेक्नोलॉजी के लिए 60% से 70% निर्भरता अभी भी रूस पर है। रूस ऐसी टेक्नोलॉजी और हथियार दे सकता है जो अन्य देश नहीं देंगे। व्यापार की प्रकृति। यूक्रेन युद्ध के बाद भले ही व्यापार बढ़कर रिकॉर्ड 68.7 अरब डॉलर तक पहुंच गया हो, लेकिन इसमें भारत का निर्यात सिर्फ 4.9 अरब डॉलर था। व्यापार का ये उछाल मुख्य रूप से सस्ते रूसी तेल पर आधारित था, न कि मजबूत द्विपक्षीय व्यापारिक साझेदारी पर। पुतिन के दौरे का महत्व। तेल आयात में कटौती के बावजूद पुतिन का आगामी दौरा इस बात को रेखांकित करता है कि दोनों देश रक्षा, अंतरिक्ष और परमाणु ऊर्जा जैसे रणनीतिक क्षेत्रों में अपने सहयोग को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध हैं। रूस ने भी भारत की मजबूरी को समझते हुए संबंधों को बरकरार रखने के लिए नए दरवाजे खोलने का संकेत दिया है। भारत की ऊर्जा सुरक्षा और आर्थिक चुनौतियां। रूस से तेल आयात में गिरावट भारत के लिए निम्नलिखित चुनौतियां पैदा कर सकती है। बढ़ती लागत। भारत के पास मध्य पूर्व और अमेरिका से महंगा तेल खरीदने का विकल्प है, जिससे घरेलू स्तर पर पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ने का जोखिम है। आर्थिक दबाव। रियायती रूसी तेल से भारत को अरबों डॉलर की बचत हुई थी। इसकी कमी से तेल आयात बिल में वृद्धि हो सकती है, जिससे महंगाई बढ़ने और जीडीपी पर नकारात्मक असर होने की आशंका है। आपूर्ति का विविधीकरण। भारतीय रिफाइनरियों को अब पश्चिम एशिया, पश्चिम अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और उत्तरी अमेरिका जैसे वैकल्पिक स्रोतों से तेल खरीदने की तैयारी करनी होगी। भू राजनीतिक संतुलन। भारत इस समय एक जटिल भू राजनीतिक संतुलन साध रहा है। अमेरिका के साथ संबंध सुधारना। भारत अमेरिका से ट्रेड डील करके और उसकी अपेक्षाओं के अनुरूप कदम उठाकर अपने संबंध बेहतर करने की कोशिश कर रहा है। रूस से दोस्ती बनाए रखना। भारत पिछले 7 दशकों से रूस के साथ अपने मजबूत और स्थिर संबंधों को छोड़ना नहीं चाहता, विशेष रूप से अनिश्चित अमेरिकी रुख को देखते हुए। निष्कर्ष। पुतिन के दौरे से पहले तेल आयात में गिरावट भारत के लिए एक रणनीतिक समझौता है, जिसके तहत वो अमेरिकी दबाव को कम करने और ट्रेड डील को सुरक्षित करने के लिए आर्थिक जोखिम उठा रहा है, जबकि साथ ही वह रक्षा सहयोग के माध्यम से रूस के साथ अपने महत्वपूर्ण रणनीतिक संबंध बनाए रखने की उम्मीद कर रहा है। इंडोनेशिया ब्रह्मोस डील। भारत के लिए रक्षा निर्यात में नई उड़ान। दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला मुस्लिम देश इंडोनेशिया भारत से ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल खरीदने के लिए बातचीत के अंतिम चरण में है। ये संभावित सौदा भारत को एक टॉप टियर हथियार निर्यातक बनने के सपने को एक बड़ी गति देगा। इंडोनेशिया के रक्षा मंत्री का भारत दौरा। नाम सजाफरी शजामसुद्दीन शाफरी शमसुद्दीन। दौरा 26 नवंबर से 28 नवंबर तक दिल्ली में। उद्देश्य। इस दौरान भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ महत्वपूर्ण बातचीत होगी, जिसमें ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के निर्यात को लेकर एक अहम समझौते पर हस्ताक्षर होने की संभावना है। संभावित सौदे का मूल्य और महत्व। कीमत। रिपोर्ट्स के अनुसार इस डील की कीमत 600 से 800 मिलियन डॉलर, लगभग $60 से 80 करोड़ डॉलर के बीच होने की संभावना है।
दूसरा दक्षिण पूर्वी एशियाई ग्राहक। यदि ये सौदा होता है तो इंडोनेशिया फिलीपींस के बाद ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने वाला भारत का दूसरा दक्षिण पूर्वी एशियाई कस्टमर बन जाएगा। फिलीपींस डील। ब्रह्मोस एरोस्पेस ने 2022 में फिलीपींस के साथ $375 मिलियन में डील साइन की थी, जिसकी पहली बैटरी भारत पहले ही डिलीवर कर चुका है। ब्रह्मोस में इंडोनेशिया की दिलचस्पी का कारण। इंडोनेशिया की ये दिलचस्पी उसकी अपनी भौगोलिक स्थिति और जियोपॉलिटिक्स से जुड़ी है। 1. चीन का मुकाबला। फिलीपींस की तरह इंडोनेशिया भी दक्षिण चीन सागर और नटूना सागर में चीन की बढ़ती आक्रामकता का मुकाबला करने के लिए भारत से ब्रह्मोस खरीदना चाहता है। 2. सामुद्रिक सुरक्षा। इंडोनेशिया मलक्का स्ट्रेट के किनारे बसा है, जो दुनिया के सबसे व्यस्त समुद्री चौक पॉइंट्स में से एक है। ब्रह्मोस कोस्टल बैटरी समुद्री चुनौतियों के बीच जकार्ता को एक भरोसेमंद क्षमता प्रदान करेगी। 3. हथियार खरीद में विविधता। मौजूदा भू राजनीतिक अनिश्चितता को देखते हुए इंडोनेशिया अपनी हथियार खरीद में रूस, फ्रांस, अमेरिका पर अपनी निर्भरता कम करने और विविधता लाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। ब्रह्मोस की युद्ध सिद्ध क्षमता। ऑपरेशन सिंदूर। हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान में ब्रह्मोस के सटीक हमलों ने इसकी क्षमता को दुनिया के सामने प्रदर्शित किया है। वैज्ञानिकों का दावा। ब्रह्मोस बनाने वाले वैज्ञानिक डॉक्टर अतुल राणे के अनुसार मौजूदा समय में दुनिया का कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम ब्रह्मोस को रोक नहीं सकता है, जिसकी गति मैक 2.8 से 3.0 है। प्रोडक्शन में वृद्धि। भारत ने ब्रह्मोस का प्रोडक्शन तेज करने के लिए लखनऊ में एक नया ब्रह्मोस प्रोडक्शन लाइन स्थापित किया है, जिससे इसकी निर्माण लागत कम होगी। भारत इंडोनेशिया रक्षा संबंध। भारत और इंडोनेशिया के बीच मजबूत रक्षा रिश्ते हैं, जिनमें नियमित रूप से गरुड़ शक्ति सेना और समुद्र शक्ति नौसेना जैसे द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास शामिल हैं। यह डील इन मजबूत संबंधों को और गहरा करेगी। बीएमसी चुनाव से पहले महायुति में तनाव। शिवसेना और बीजेपी में क्यों है विवाद? महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ महायुति गठबंधन, जिसमें बीजेपी, शिवसेना माइनस शिंदे गुट और एनसीपी माइनस अजित पवार गुट शामिल हैं, में आगामी स्थानीय निकाय चुनावों, खासकर बृहन्मुंबई नगर निगम बीएमसी चुनाव से पहले बड़ा तनाव देखने को मिल रहा है। यह विवाद मुख्य रूप से बीजेपी की विस्तारवादी नीति और शिवसेना नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल करने के आक्रामक प्रयासों के कारण पैदा हुआ है। कैबिनेट बैठक का बहिष्कार और शिकायत। घटना। बीते मंगलवार को मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस द्वारा बुलाई गई साप्ताहिक कैबिनेट बैठक में उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को छोड़कर शिवसेना शिंदे गुट का कोई भी मंत्री शामिल नहीं हुआ। इसे एक तरह का अघोषित बहिष्कार माना गया। शिकायत। बैठक के बाद शिवसेना के मंत्रियों ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की और राज्य भाजपा प्रमुख रविंद्र चव्हाण द्वारा उनके नेताओं को पार्टी से दल बदल कराने के आक्रामक प्रयास की औपचारिक शिकायत की। विवाद का मुख्य कारण। कल्याण डोंबिवली में दल बदल। तनाव का तात्कालिक कारण कल्याण डोंबिवली क्षेत्र में हुआ दल बदल है। ये क्षेत्र एकनाथ शिंदे के बेटे और सांसद श्रीकांत शिंदे का संसदीय क्षेत्र है। बीजेपी नेता रविंद्र चव्हाण ने हाल ही में पार्षद अमनोल म्हात्रे और पूर्व पार्षद महेश पाटिल, सुनीता पाटिल और सायली विचारे सहित कई शिवसेना नेताओं को भाजपा में शामिल करा लिया। शिवसेना के मंत्रियों का मानना है कि ये कदम गठबंधन सहयोगियों को कमजोर करने का प्रयास है, जिससे उनकी पार्टी में भारी नाराजगी है। जीत के बाद बनी थी अनौपचारिक सहमति। नवंबर 2024 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों में जीत के बाद महायुति के सहयोगियों के बीच एक अनौपचारिक समझौता हुआ था। समझौते के अनुसार यह सहमति बनी थी कि सरकार के भीतर बेहतर समन्वय बनाए रखने के लिए सहयोगी दल एक दूसरे के नेताओं की अदला बदली नहीं करेंगे। हालांकि तीनों दल विपक्षी खेमे के नेताओं को शामिल करने के लिए स्वतंत्र थे। शिवसेना का आरोप है कि बीजेपी इस सहमति का उल्लंघन कर रही है। शिवसेना की नाराजगी और चेतावनी। शिंदे के करीबी सहयोगी और शिवसेना मंत्री संजय शिरसाट ने कहा, हम समन्वय की बात करते हैं। कुछ मानदंड होने चाहिए जिनका हर गठबंधन सहयोगी को पालन करना चाहिए। नाम न छापने की शर्त पर एक अन्य शिवसेना मंत्री ने चेतावनी देते हुए कहा, यदि भाजपा गठबंधन सहयोगियों को कमजोर करना चाहती है तो हमें विकल्प तलाशने पर मजबूर होना पड़ेगा। सीएम फडणवीस का हस्तक्षेप। विवाद बढ़ने पर सीएम देवेंद्र फडणवीस ने हस्तक्षेप किया और शिवसेना के मंत्रियों से कथित तौर पर कहा कि उन्हें यह सुनिश्चित करना होगा कि आगे से गठबंधन के भीतर के नेताओं को अपने पाले में न लाया जाए। उन्होंने ये भी कहा कि ऐसे दल बदल आपसी मतभेद बढ़ाते हैं, जो ठीक नहीं है। अन्य तनाव के मुद्दे। गणेश नाइक की नियुक्ति। बीजेपी ने शिंदे के कट्टर प्रतिद्वंद्वी गणेश नाइक को आगामी स्थानीय निकाय चुनावों के लिए नवी मुंबई और ठाणे का प्रभारी नियुक्त किया है, जिसने संबंधों को और तनावपूर्ण बना दिया है। उद्धव ठाकरे की नियुक्ति। शिंदे की आपत्तियों के बावजूद फडणवीस ने शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे को बालासाहेब ठाकरे स्मारक समिति का अध्यक्ष फिर से नियुक्त कर दिया था।
एनसीपी, अजित पवार गुट में भी नाराजगी। भाजपा द्वारा राकांपा के पूर्व विधायकों राजन पाटिल और यशवंत माने को पार्टी में शामिल करने के बाद अजित पवार के नेतृत्व वाली राकांपा भी पहले नाराजगी व्यक्त कर चुकी है। बीजेपी का रुख। बीजेपी के कुछ सीनियर नेताओं का मानना है कि प्यार और जंग में सब जायज़ है वाली कहावत चुनावों पर भी लागू होती है और स्थानीय निकाय चुनावों से पहले दल बदल एक आम बात है। साथ ही उनका मानना है कि हालिया चुनावी सफलताओं के बाद नेता बीजेपी में शामिल होने के लिए उत्सुक हैं। यह तनाव आगामी बीएमसी चुनाव के मद्देनज़र गठबंधन की एकजुटता के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया है, जो महाराष्ट्र की राजनीति में मिनी विधानसभा चुनाव के तौर पर देखे जाते हैं। यूएस टैरिफ। भारत का पलड़ा भारी, ट्रंप बैकफुट पर, अब टैरिफ कटौती की बड़ी मांग पर नजर। अमेरिका द्वारा भारतीय आयात पर 50% तक के भारी भरकम टैरिफ शुल्क लगाए जाने के बावजूद भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत बनी हुई है, जिससे द्विपक्षीय व्यापार वार्ता में नई दिल्ली की स्थिति मजबूत हो गई है। रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के अनुसार निर्यात में गिरावट उम्मीद से कम रही है और भारत जल्दबाजी में कोई समझौता करने से बच रहा है। भारत की बड़ी डिमांड टैरिफ को 50% से कम कराना। अब भारत की नज़र अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से इस ऊंचे टैरिफ को कम कराने पर टिकी है। सूत्रों के मुताबिक भारत की सबसे बड़ी मांग कुल 50% टैरिफ को घटाकर 15% से 16% तक लाने पर होगी। रूसी तेल का पेंच। 50% टैरिफ में 25% का दंडात्मक शुल्क रूसी तेल खरीद से जुड़ा था। भारत ने अब रूस से कच्चे तेल का आयात काफ़ी हद तक कम कर दिया है, जिसके चलते अमेरिकी पक्ष अब इस 25% जुर्माने वाले टैरिफ को वापस लेने के लिए तैयार दिख रहा है। ट्रंप के संकेत। राष्ट्रपति ट्रंप ने हाल ही में सार्वजनिक रूप से घोषणा की है कि अमेरिका भारत के साथ एक अच्छे व्यापार समझौते पर काम कर रहा है और टैरिफ में काफ़ी कमी की जाएगी क्योंकि भारत ने रूस से तेल खरीदना कम कर दिया है। भारत की ओर से संभावित पेशकश। टैरिफ कटौती के बदले में भारत भी अमेरिका को बाजार पहुंच, मार्केट एक्सेस देने के लिए तैयार है। अधिकारियों का मानना है कि भारत 80% से अधिक वस्तुओं पर टैरिफ कम करने को तैयार है। हालांकि भारत कृषि जैसे संवेदनशील क्षेत्रों को सुरक्षा प्रदान करेगा ताकि घरेलू किसानों के हितों को नुकसान न हो। रिपोर्ट्स के अनुसार भारत गैर आनुवंशिक रूप से संशोधित नॉन-जीएम अमेरिकी मक्का और सोयामील के लिए अपने बाजार की पहुंच बढ़ा सकता है। कुछ डेयरी उत्पादों जैसे उच्च स्तरीय पनीर पर टैरिफ कटौती अभी भी एक अनसुलझा मुद्दा है। निर्यात पर मामूली असर, वार्ता में मजबूती। निर्यात की स्थिति। अक्टूबर में अमेरिका को भारत का निर्यात पिछले साल की तुलना में 8.6% घटकर $6.3 अरब रहा, जो सितंबर में हुई 12% की गिरावट से कम है। अर्थव्यवस्था पर सीमित प्रभाव। एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने बताया कि 50% अमेरिकी टैरिफ के सबसे बुरे असर से फिलहाल बचा लिया गया है। कपड़ा निर्यात में ऑर्डर कम हुए हैं, लेकिन व्यापक अर्थव्यवस्था पर इसका असर सीमित है, जिससे भारतीय वार्ताकारों को जल्दबाजी के बिना संतुलित तरीका अपनाने का मौका मिला है। निर्यातकों का लचीलापन। भारतीय निर्यातकों ने भी अफ्रीकी और यूरोपीय बाजारों में निर्यात बढ़ाकर खुद को ढाल लिया है और अमेरिकी ग्राहकों को बनाए रखने के लिए छूट और लंबी डिलीवरी समय सीमा की पेशकश कर रहे हैं। हालांकि परिधान और जूते व्यवसायों को 20% तक की लागत का बोझ उठाना पड़ रहा है। अमेरिका क्यों है अभी भी अहम? अप्रैल से अक्टूबर 2025 तक के व्यापार आंकड़ों के अनुसार अमेरिका अभी भी भारत का सबसे बड़ा एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन बना हुआ है, जहां कुल 52.12 अरब डॉलर का निर्यात हुआ है। यह इंजीनियरिंग सामान, फार्मास्यूटिकल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और रत्न व आभूषण की मजबूत मांग को दर्शाता है।